हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप सुपर टेट की तैयारी जीरो से किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो किस तरीके से अपनी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे कि सुपर टेट की तैयारी आपको किस तरीके से शुरू करना है। प्रीवियस अराउंड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सुपर टेट एग्जाम, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नए पॉइंट्स शामिल करूंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स इसीलिए लिखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना और सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए कवर कर पाऊँ एंड आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान कर सके कि मुझे किस तरीके से सुपर टेट की तैयारी करनी है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया है सब्जेक्ट, तो आइए समझते हैं कि ये सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है। सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जितने भी सुपर टेट से रिलेटेड वीडियो बताए हैं सब में यही बोला है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं आपको सबसे पहले ये समझना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को समझने के बाद ये देखना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है तो आप उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। मान के चलिए कि कोई सब्जेक्ट आपका 30 अंक का आता है, कोई आपका 5 अंक का आता है, तो क्या आप 30 अंक वाले को और 5 अंक वाले को सेम टाइम देंगे? जी नहीं, कभी नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम इस वाले को ज्यादा टाइम देंगे, हम इसको टाइम कम देंगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको सब्जेक्ट समझना है अच्छे से। उसके बाद आपको ये समझना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आता है। अब यहाँ पर लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट देख के ही पहले से डर जाते हैं, सुपर टेट में इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने 12th जब पास किया था कितनी मोटी मोटी बुक्स थी? इतनी मोटी बुक्स थी। आई थिंक मुझे याद है कि मेरी फिजिक्स की बुक तो इतनी मोटी थी, केमिस्ट्री की भी इतनी मोटी बुक थी, मैथमेटिक्स की भी इतनी सारी बुक थी, बट हमने पढ़ा ना। मुझे नहीं लगता कि उससे मोटी बुक और उससे ज्यादा सिलेबस आपने कभी कवर किया होगा। तो ये सुपर टेट आपके लिए बहुत छोटा है, ठीक है। तो डरना नहीं है सब्जेक्ट को लेकर, बस आपको सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब होता ये है कि जब मैरिज का प्रपोजल आता है तो क्या होता है कि दोनों पार्टियों को मिलवाया जाता है, ठीक। तो मान के चलिए कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक। ये लड़का है, आप इसको समझिए, लड़की थोड़ी सी सुंदर होगी, इसकी आंखें बना देते हैं, ठीक है। ये लड़की है आपकी। तो जब मैरिज का प्रपोजल आता है तो क्या किया जाता है कि लड़की को बुलवाया जाता है कि आप लड़की को देख लीजिए। तो देखने का मतलब ये है कि वहां पर लड़का जो है लड़की को देखता है और समझता है कि लड़की के अंदर क्या क्या हॉबीज हैं, उसको क्या पसंद है, लड़की किस तरीके से बातचीत कर रही है, कॉन्वर्सेशन किस तरीके से है, ये सारी चीजें हम वहां पर जो है देखते हैं, समझते हैं लड़के। तो क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग अच्छे से समझते हैं ना, क्योंकि हमें पूरा जीवन उसके साथ बिताना है। तो हम डिसाइड करते हैं उस टाइम कि क्या ये लड़की ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग एक बार में पूछ डालते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम चीज प्लान करनी है, आपको भी ऐसे ही करना। आपको अपने सब्जेक्ट को उसी तरीके से समझना है, क्योंकि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपका भाषा में क्या क्या आता है। हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है। अब बात आती है कि भाषा आपके कितने अंक का आता है। अच्छे से आप लोग इसको चीज को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी जो है स्ट्रेटजी उसमें, ताकि आप समझ पाएंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो आपके भाषा जो है आपके 40 मार्क्स के आते हैं। अब बात आती है कि ये 40 मार्क्स आपके किस तरीके से डिवाइड होते हैं, क्योंकि आपकी भाषा में 3 चीजें शामिल है, हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत। तो हिंदी जो है आपकी 20 अंक की आती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अंग्रेजी आपकी 10 अंक की आती है और संस्कृत आपकी 10 अंक की आती है, ठीक है। दूसरा आता है आपका विज्ञान। विज्ञान आपके 10 अंक का आता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको साइंस पढ़नी होगी, 10 अंक का आता है। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स, जो कि आपके 20 अंक का आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आपका 10 अंक का आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये कितने का आता है? ये आपका 30 का आता है, जिसमें आपका सीडीपी 30 मार्क्स का, शिक्षण कौशल 30 मार्क्स का, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये भी आपके 10 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट है आपका जीके। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज एंड सीए का मतलब है यहाँ पर करेंट अफेयर्स। ये कितने मार्क्स का आता है? तो ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रीजनिंग यानी कि तार्किक ज्ञान। तो तार्किक ज्ञान आपके 5 मार्क्स का आता है सुपर टेट में। बाकी है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी, जो कि आपके 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक टास्क अपना कंप्लीट किया कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आता है। आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, यानी कि हम किस सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, अब आपको प्राथमिकता डिसाइड करनी है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट हमें बाद में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें कम टाइम देना है। ये है आपकी प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 120 अंक बताऊंगी कि आप 120 अंकों को पहले पढ़िए। ये जो 120 अंक है ना, ये बहुत जरूरी है और इन 120 अंकों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप ये 120 अंक अपने जो है पक्के कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है भाषा को। क्यों देनी है भाषा को, क्योंकि आपका एग्जाम जो एस्टेट का है यानी कि सुपर टेट का, वो 150 अंक का आता है। आप सभी को पता है ये चीज। तो उस 150 अंक में 40 अंक का तो हमारा सिर्फ और सिर्फ भाषा ही आती है। मैं थोड़ा सा सीधा लिखती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ताकि 150 अंक का आपका पेपर है टोटल। ठीक है, उसमें से आपके 40 अंक का आपका भाषा आनी है। भाषा में आपका क्या क्या आना है, हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत आनी है। ठीक है, तो हिंदी जो आपका है, जिसमें आप हिंदी है और इंग्लिश है और आपका संस्कृत है। हिंदी आप लोग बहुत अच्छे से अपने टेट के एग्जाम में कवर करके आए हैं। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो टेट देकर आए होंगे या फिर उन्होंने सी टेट देकर आए होंगे, कुछ एक तो क्वालिफाई किया होगा। तो आप लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिंदी को बस रिवाइज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आप लोग टेट के लिए या सी टेट के लिए पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इंग्लिश आपका वहां से कवर होता है। अब बात आती है संस्कृत, आपको संस्कृत को कवर करना है। यहाँ पर आप अपने 30 अंक तो देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी 10 अंक आप संस्कृत को देंगे, तो 10 अंक का आपको संस्कृत अपना प्रिपेयर करना है। संस्कृत बहुत ज्यादा सिमिलर होता है आपके हिंदी से। बहुत सारी चीजें आप हिंदी में पढ़ चुके हैं, तो आपको संस्कृत में प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत आपका टफ नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 40 अंक हमें सबसे पहले अपने प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर हमने पहली प्रायोरिटी यानी कि P1 किसको दी, हमने भाषा को दी। दूसरी प्रायोरिटी आपको किसको देना है, दूसरी प्रायोरिटी आपको देना है, यहाँ पर देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा ज्यादा अंक का आ रहा है, कौन सा है, जीके एंड सीए यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो हम दूसरी जो प्रायोरिटी है वो अपने जीके एंड सीए को देंगे, इसीलिए हमने सेकंड नंबर पर क्या लिखा, हमने 30 मार्क्स का लिखा जीके एंड सीए यानी कि P2 हमने प्रायोरिटी जो सेकंड नंबर पर दी वो हमने इसको दी। थर्ड नंबर पर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, थर्ड नंबर पर आपको प्रायोरिटी देनी है मैथमेटिक्स को, बिकॉज आपका मैथमेटिक्स कितने अंक का आता है, 20 अंक का आता है। फिर आपको देनी है अपना विज्ञान को, तो विज्ञान आपके 10 अंक का आता है, 10 अंक यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका आता है CDP, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति। यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहूंगी कि आप लोग CDP पहले से पढ़ के आए हुए हैं, बस आपको कुछ और टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसीलिए आपको CDP को भी यहाँ पर शामिल करना है, जो कि आपके 10 अंक का है। ठीक है, 5वीं प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। ठीक है, बाकी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पर सुपर टेट में पहली बार इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इनको प्रायोरिटी दी। ये P3 है, ये आपका P4 है, ये P5 है। अब आप इन अंकों को जोड़िए, 4 3 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 110 अंक बने यहाँ पर। ठीक, अब आपको 10 अंक और जो है अपने कहाँ से लाने हैं, 10 अंक लाने हैं आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने P6 किसको दिया, P6 आपने दिया अपने पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंक कितने हो गए, यहाँ पर आपके अंक हो गए 120 अंक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 120 अंक सबसे पहले अपने प्रिपेयर करने होंगे, बिकॉज आपके ये 120 अंक जो है आपको सबसे ज्यादा अंक दिलाएंगे आपके जो सुपर टेट का एग्जाम है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रायोरिटी देख ली। अब प्रायोरिटी में आपने ये तो देख लिया कि 120 अंक की तैयारी पहले करनी है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि जो हमने प्रायोरिटी दी है, जैसे हमने प्रायोरिटी यानी कि पहली प्रायोरिटी किसको दी है, हमने भाषा को दी है, तो आपको भाषा
और अपना करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, और अपनी मैथमेटिक्स भी आपको डेली जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी आपको जो है ये जो आपका साइंस था, साइंस के अलावा आपका जो है सीडीपी था, तो आपको ये साइंस, सीडीपी और आपका एक और जो था वो था आपका कौन सा था, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो आपको ये चीजें अपनी कवर करनी है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर बचता है आपका तार्किक ज्ञान, यानी कि आपका रीजनिंग 5 मार्क्स का और सूचना तकनीकी आपकी 5 मार्क्स की है। तो सूचना तकनीकी एंड तार्किक ज्ञान जो आपके 5 मार्क्स का है और ये भी 5 मार्क्स का है। शिक्षण कौशल और जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि, ये आपको जो है बची हुई सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। बाद में का मतलब है इतना बाद में नहीं कि आपका सुपर टेट का एग्जाम होने को है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये नहीं करना है। आपको जो है ये सब्जेक्ट डेली बेसिस पर पढ़ना है और इन सब्जेक्ट को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम सप्ताह में देना है। आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करिए कि आप इन सब्जेक्ट को तो डेली प्रायोरिटी दें, जैसे आप भाषा को डेली पढ़ें और अपना करंट अफेयर्स एंड जीके को डेली पढ़ें, मैथमेटिक्स को, साइंस के अलावा आपका था पर्यावरण सामाजिक अध्ययन था और उसके बाद आपको सीडीपी था, ठीक है। तो इनको आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। सीडीपी में आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि सीडीपी आप लोग अच्छे से कवर करके आए हैं टेट में या सीटेट में। बस आपको यहाँ पर 2 टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे, वो मैं अभी बताऊंगी आपको कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आप उन 2 टॉपिक को अलग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक। ये हो गई आपकी प्रायोरिटी में आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा अंक आपको दिला रहा है, हमें उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। जो सब्जेक्ट हमें कम अंक दिला रहा है उसको हमें थोड़ा सा बाद में पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रायोरिटी। आपका तीसरा पॉइंट जो है वो है रिसोर्सेस आपकी बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस में आपको समझना होगा कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए होगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम टॉपिक कम टाइम में ही कवर हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं, अपनी रफ्तार में पढ़ते जाते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, तो आप जो है पढ़ते जाते हैं, आपका जो है सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। आपको अंतिम दिन तक यही लगेगा कि आई एम नॉट प्रिपेयर, मेरा तो अभी बाकी रह गया है, मैं तैयार नहीं हूँ एग्जाम के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मेरे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं एंड रिवीजन भी ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, मैं एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये होता है आपका सिलेबस। आप लोग चाहें तो सिलेबस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां से आप वीडियो से अपना सिलेबस देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप जो है ऑनलाइन इसका सिलेबस निकाल सकते हैं गूगल से। नेक्स्ट है आपका P/QP। अब आप सोच रहे होंगे कि P/QP ये क्या है, तो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, जो आपके एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन टाइम की, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लेना चाहता है तो नेक्स्ट क्लासेस पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलाए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आपको अलग से बुक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका सुपर टेट एग्जाम 2 ही बार हुआ है, तो इतना वर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए है, 2 है, तो आप आराम से यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, ठीक। तो ये दिस इज अगेन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर सुपर टेट एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको P/QP अपना कवर करना है। एंड आपका नेक्स्ट है बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट के लिए मैंने आपको प्रीवियस अराउंड एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने बुक लिस्ट आपको सजेस्ट किया था कि आप कौन सा जो है बुक यूज कर सकते हैं, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊंगी ताकि आपका जो इसी वीडियो में सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है। तो बुक लिस्ट में मैंने आपको बताया था, आप भाषा के लिए यानी कि हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर ल्यूसेंट, कोई एक बुक, दोनों नहीं, कोई एक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंग्रेजी जो है आपका यानी कि इंग्लिश। अंग्रेजी में आपको 2 चीजें पढ़नी होती हैं मोस्टली, वो है आपकी, एक तो होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा होता है आपका वोकैब, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बेस्ट बुक है आपकी जो मिरर ऑफ कॉमन एरर है, वो आप वहां से अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर कवर करिए, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारे के सारे आपके रूल्स कवर हो जाएंगे अच्छे से। ये पर्सनली मैंने बुक पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है इन बुक को पढ़ के, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो यहाँ पर मैं जितनी भी आपको रिसोर्सेज बताऊंगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ऑनेस्टली ये सारी चीजें मेरी खुद की हुई है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करिए बस, और कुछ मत करिए। नेक्स्ट है आपका बुकैब। बुकैब के लिए आपको क्या करना है, नीतू पब्लिकेशन नहीं है एक्चुअली, वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट की एक बुक है जो कि नीतू मैम की है।
आप उस बुक से अपना बुकैब कवर कर सकते हैं, बट आपको जो है बुक नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बुक? क्योंकि आप सिर्फ बुकैब के लिए इतनी मोटी बुक क्यों लेंगे 300-400 रुपए की? आपको करना क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना है आपको, ये जो बुक मैंने बताई है प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की, ठीक है, उस बुक को आपको सर्च करना है तो आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से अपना बुकैब जो है अपना तैयार कर सकते हैं, आपको अलग से बुक नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप बुकैब तैयार कर सकते हैं। ये तो आपका इंग्लिश हो गया। बाकी मैंने संस्कृत के लिए आपको एक विजय भाव की बुक है, पतली सी बुक है, काफी अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, आप वहां से अच्छे से कवर कर सकते हैं संस्कृत को, ठीक। नेक्स्ट है आपका साइंस। तो साइंस के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि आपको साइंस के लिए करना क्या है। साइंस के लिए आपको लूसेंट की बुक पढ़नी है। लूसेंट से अच्छी कोई भी बुक नहीं है। पढ़ तो लिया लूसेंट, आप सोच रहे हैं पढ़ तो लिया है, लेकिन अभी में मुझे कुछ नहीं आता साइंस में। बस आपने गलती क्या की पता है? आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने उसको टाइम पर रिवाइज नहीं किया, ये आपने गलती की। आपने लूसेंट पढ़ी होगी कई बार। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगी कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके सुपरटेट एग्जाम इस बार देने वाले होंगे एंड वो किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इवन मैं भी थी उन्हीं में से। तो और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सुपरटेट पर ही अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बाकी और उनका कोई और एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के पास घटना चक्र होगी। घटना चक्र बेस्ट है, आप घटना चक्र साइंस का पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। आपको अलग से लूसेंट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सोच लीजिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट के नोट्स जरूर बनाइए, बहुत जरूरी है लूसेंट के नोट्स बनाना। जो टॉपिक आप पढ़े उस टॉपिक का आप जो है नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। उसके बाद उसको टाइम पर रिवाइज करें। जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है बस आप उसी टॉपिक को पढ़ें, ज्यादा बोझ मत डालें अपने ऊपर, ज्यादा बोझ मत लीजिए। आपका जो टॉपिक अच्छे से आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, सारे टॉपिक अच्छे से मेंशन किए गए हैं, आप उन्हीं टॉपिक को कवर करिए बस, ठीक है। जैसे आपके साइंस में अगर गति मेंशन है तो आप गति पढ़िए। आपके जो सिलेबस में जो जो मेंशन होगा, जैसे आप अपना रासायनिक विज्ञान का जब सिलेबस देखेंगे तो वहां पर अम्ल क्षार के बारे में दिया गया है कुछ, तो आप उन्हीं टॉपिक को कवर करिए। आपको फालतू का पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है एक बुक ले सकते हैं RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की मोटी सी बुक होती है, तो शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि किस तरीके से कवर करें। तो आपको वही टॉपिक कवर करना है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप एक एक टॉपिक उठाइए कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक लिखा है तो मुझे वही टॉपिक पढ़ना है। अगर प्रतिशत लिखा है तो मैं प्रतिशत ही कवर करना है, उसके बाद हमें कुछ और कवर नहीं करना है। ज्योमेट्री के लिए मैं आपको सलाह दूंगी। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो हम लोग बुक से नहीं समझ पाते हैं, तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब में आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। वहां पर आपको समझाया जाएगा कि आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है आपके बन पाएंगे, ठीक। ये ज्योमेट्री वाला हुआ। तो आप मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण के क्वेश्चन आपके एस्टेट एग्जाम में थोड़े से कम आते हैं, बाकी आपके सामाजिक अध्ययन में आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या कवर करना होगा? एक तो आपको कवर करना होगा हिस्ट्री, दूसरा आपको जियोग्राफी, तीसरा आपको पॉलिटी, एंड चौथा आपको क्या कवर करना होगा? चौथा आपको इकोनॉमी कवर करनी होगी। तो जैसे इकोनॉमी है तो इसके क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप इकोनॉमी को उसी हिसाब से पढ़िए। और मेरे हिसाब से तो आप जो है कोई जो क्वेश्चन चलते हैं कि 100 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी, आप इस तरीके के वीडियोस ज्यादा पढ़िए। इकोनॉमी के लिए अलग से आप प्रेशर मत लीजिए। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आप जो पॉलिटी है, इस सेक्शन को आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट को कवर करने के अलावा आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं फिर से कहूंगी और बार बार कहूंगी कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, बिकॉज नोट्स बहुत जरूरी है लूसेंट के। बिकॉज लूसेंट को पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टास्क होता है, इतना ज्यादा उसमें कंटेंट दिया होता है, इतना ज्यादा एक ही पेज में इतना भरा 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 रहता है, मैं समझ नहीं पाती मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो आपको क्या करना है कि पढ़ना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसमें अच्छे पॉइंट्स दिए रहते हैं लूसेंट में, आप उसको नोट्स जरूर बनाइए और उसको टाइम पर रिवाइज कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप अपने नोट्स को थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए अट्रैक्टिव कि आपको पढ़ने का मन हो। यदि आप ऐसे नोट्स बनाएंगे बोझिल टाइप के तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको इतनी बोरिंग महसूस होगी, आप उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। अपने नोट्स को अट्रैक्टिव जरूर बनाइए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामाजिक अध्ययन कहाँ से? लूसेंट से पढ़ना है। और मैं फिर से कहूंगी कि यदि आपके पास घटना चक्र है तो आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। बस आपको घटना चक्र से वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है।
जैसे आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में आपके 2 टॉपिक मेंशन है। एक तो है आपका स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और एक है आपकी भारतीय समाज सुधारक। तो अब आपने हिस्ट्री की बुक उठाई, शुरू से पढ़ना शुरू किया, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको क्या करना है, बुक लेनी है, जो भी आप बुक लें, चाहे आपके पास ल्यूसेंट हो, चाहे आपके पास घटना चक्र हो। आपको हिस्ट्री के 3 पार्ट जो होते हैं उसमें आपको देखना है कि आपकी जो हिस्ट्री के 3 पार्ट है, उन 3 पार्ट में से आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले पढ़नी है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो अच्छे से मेंशन किया गया आपके सिलेबस में, जो कि आपके 1857 से शुरू होगा और 1947 तक चलेगा। तो आपको यहाँ तक की सारी घटनाएं पढ़नी होगी और भारतीय समाज सुधारक आपको पढ़ने होंगे। तो आपको जो है वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट में ये चीज बोलकर आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका सीडीपी में आप मोस्टली टॉपिक जो है सुपर टेट के जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो आप अपने टेट में पढ़ के आए हैं। बस कुछ टॉपिक आपको अलग से पढ़ने होंगे, जैसे सीखने के लिए वातावरण की पहचान एक टॉपिक है आपका, तो आपको जो है ये टॉपिक कवर करना होगा, ठीक। सीडीपी के लिए कुछ टॉपिक आपके जो इस बार शामिल किए गए हैं, आप उन टॉपिक को अच्छे से जो आपका न्यू सिलेबस है उसको देखिएगा, ठीक है। बाकी आपका शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिव्यक्ति के लिए मैंने आपको बेस्ट बुक बताई थी कि आप जो है यूथ पब्लिकेशन टाइम की एक बुक आती है, पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, रेड कलर की बुक है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। वहां पर आपको एक ही बुक में ये तीनों चीजें, सीडीपी, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। तो ये हुआ आपका इसका। अगला है आपका जीके एंड सीए, जनरल नॉलेज के लिए मैं आगे ना आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लूसेंट पढ़िए, बाकी करंट से अपडेटेड रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको स्पीडी बताई थी एंड क्रॉनिकल्स टाइम बताई थी, बेस्ट बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकती हैं। बाकी आप मंथली जो करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी यूट्यूब वगैरह पे चलती हैं, आप अपनी श्रद्धा से उसको देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बुक के अलावा एक यूट्यूब चैनल जो आपको पसंद हो, जिससे आपको करंट देखना पसंद हो, आप उससे जरूर अपना करंट कवर करें, बिकॉज जब आप उससे देखेंगे और बुक से पढ़ेंगे आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप समझ सकते हैं कि 30 मार्क्स का आना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग, मैंने आपको बताई थी, अरिहंत की बुक आप पढ़ सकते हैं। सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका सिलेबस आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से उपयोगी है, आपको ये पढ़ना है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के बारे में पढ़ना है। और आपको OER क्या है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण कौशल में किस तरीके से आपका डिजिटल मीडिया हेल्पफुल होता है, आपको ये चीजें पढ़नी है। तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो आप जो है नैंसरी क्लासेस के द्वारा वीडियोस जो चलाए जाते हैं कंप्यूटर के लिए, आप वही पढ़िए। आप ना तो कोई बुक खरीदिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कोई भी बुक मत खरीदिए। आपके 5 के 5 अंक नैंसरी क्लासेस के द्वारा जो कंप्यूटर के वीडियोस चलाए जाते हैं आप वहां से ला सकते हैं, ठीक। तो ये आपका सूचना तकनीकी के लिए हुआ। अब यहाँ पर आपने क्या क्या देख लिया, सिलेबस देख लिया, PYQ देख लिया, बुक लिस्ट देख लिया। अगला है मैप बहुत जरूरी है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि मैं जो है मैप कौन सा मैप लूं। आपको जो है एक तो लेना है वर्ल्ड का मैप, बहुत जरूरी है वर्ल्ड का मैप, बिकॉज वर्ल्ड के मैप में आप कॉन्टिनेंट देख पाएंगे। और आपके जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आजकल मैप रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देख लें, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था 28 नवंबर को, जो एग्जाम था जो आपका कैंसिल हो गया था, उस वाले एग्जाम में पर्यावरण में आपके मैप से रिलेटेड कई अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैप बहुत जरूरी है, आप वर्ल्ड का मैप जरूर लीजिए। उसमें आप कॉन्टिनेंट देखिए, आप सी वगैरह को देखिए अच्छे से कि कौन सा सी आपका कहाँ पर है, और अपनी कॉन्टिनेंट को अच्छे से देखिए। अगला आपको लेना है अपने प्यारे भारत का मैप, ठीक है। इंडिया का मैप बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप अपने स्टेट्स वगैरह को कंप्लीट करेंगे और आपकी जो भी चीजें हैं आप वहां पर बॉर्डर वगैरह को कंप्लीट करेंगे, ठीक। इंडियन मैप के अलावा एक मैप और जो शायद बहुत ही कम लोग देते होंगे, वो है यूपी का। क्यों लेना है यूपी का मैप? क्योंकि यूपी का मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर आपका ये जो आपका आता है जीके एंड सीए, इसमें आपका क्लियरली मेंशन है, सिलेबस में है कि आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, व्यक्ति, पुस्तकें, मतलब जो आप पढ़ते हैं बुक वगैरह, जो नई बुक रिलीज होती हैं उनके बारे में आप जो पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा खेल के बारे में, और आपको
लिखा गया है कि आपको अपने स्टेट के बारे में, मतलब आपका जो यूपी है, यूपी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि जिसे आप यूपी स्पेशल कहते हैं, तो आपको यूपी से रिलेटेड जो आपका जीके है वो भी पढ़ना है। बहुत जरूरी है उसको पढ़ना, क्योंकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, यानी कि प्रदेश से संबंधित जो घटनाएं आपका टॉपिक लिखा गया है करंट अफेयर्स एंड जीके में लिखा गया है क्या कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपको पढ़नी है। तो आप जो है मैप जब लेंगे तो मैप में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके मैप में आप देख पाएंगे कि हमारे यूपी में कितने जिले हैं। सबसे पहला तो आप ये देख पाएंगे। दूसरा आप ये देखेंगे कि यूपी जो है कितने राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है, ये आप चीज देखेंगे। कौन सा आपका उत्तर में राज्य है, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप यूपी के मैप से कवर करेंगे और यूपी का मैप बहुत जरूरी है। आप यूपी के मैप को जरूर परचेज कर लीजिएगा, मेरी सलाह से तो कर लीजिएगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि यूपी के लिए जितने भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो नैंसी क्लासेस के द्वारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। आपको अलग से कोई भी मटेरियल परचेज नहीं करना है, आप बस उन्हीं सीरीज को बैठ के आराम से मजे में ऐसे बैठ के और आप आराम से लिखते जाइएगा। ठीक है, तो यूपी के लिए आप बस मैप लीजिए और नैंसी क्लासेस के द्वारा जो क्लासेस चलाई गई है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये मेरे पर्सनल थे तो मैंने यहाँ पर ऑप्शनल रखे हैं कि स्पाइरल फाइल एंड A4 शीट। ठीक है, ये क्यों रखी हैं, जैसे सपोज आपने आज पढ़ा कोई टॉपिक, यहाँ पर आपने आज पढ़ा ठीक, आपने आज पढ़ा सीडीपी में कि सीखने के लिए आवश्यकता की पहचान, आपने ये टॉपिक पढ़ा। इस टॉपिक के बारे में आज आपने जितनी भी चीजें पढ़ी आपने वो लिख ली। ठीक है, मान के चलिए कि 3-4 महीने बाद आपने कोई टेस्ट दिया या फिर आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आप चाहे तो अपने फोन को अच्छा यूज कर सकते हैं और बुरा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोन आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ाई के लिए, आप अच्छे से वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो आपने कोई से कोई मान के चलिए कि वीडियो देखा तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिली इसी टॉपिक के बारे में। अब आपके पास कॉपी जो थी उसमें कहीं जगह नहीं है, आपने कहीं और उसको लिख लिया पेज वगैरह पे। जब आपका पेपर हुआ वो पेज गुम, गायब, लेकिन उस पेज में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप टेंशन में आ गए कि वो पेज बहुत अच्छा था, उसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ था, इस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पर आप जो है अपनी चीजों को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कॉपी में। लेकिन जब आप स्पाइरल फाइल लेंगे तो स्पाइरल फाइल में जब आप A4 पेज लगाएंगे तो आपने जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखा है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का लिखेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी टॉपिक के बारे में, एक अन्य A4 पेज को आप यहाँ पर अपना अटैच करेंगे और वो इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में आपकी एक ही जगह रहेगी। आपको एग्जाम टाइम रिवाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हुआ आपका स्पाइरल फाइल एंड A4 पेज। ये ऑप्शनल है, आप अपनी श्रद्धा से ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि एस्टेट में कितने अंक लाए जाएं। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया हुआ है कि सुपर टेट में अब उन्हें कितने अंक लाने चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट का बोलना ये था कि मेरा एकेडमिक कम है, किसी का एकेडमिक कम है, तो वो किस तरीके से सुपर टेट में अंक लाएं और कितने अंक लाएं, ये उनका बेसिकली क्वेश्चन था कि कितने अंक लाए जाएं ताकि सुपर टेट में उनका आराम से हो जाए, फाइनल मेरिट जो बने उनका उसमें हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना एकेडमिक का गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने सुपर टेट का गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना गुणांक आपको जो है चाहिए होगा ताकि आप सेफ रहें। ठीक है, फाइनल गुणांक किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बताई हैं। तो आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं एंड मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देखिएगा। आप अपना एकेडमिक गुणांक तो काउंट कर ही चुके होंगे। अब आपको यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि आपको 70 प्लस अपना गुणांक रखना है। कितना? 70 प्लस रखना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का गुणांक 23 था, मान के चलिए उसका 23 था। ठीक, तो अब 70 प्लस गुणांक रखना है, तो 70 में से आप क्या करेंगे, 23 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7 बचा। ठीक, 6 में से 2 गया 4 बचा। अब उसको 47 गुणांक लाना है, 47 गुणांक बनाना है सुपर टेट के एग्जाम में, तो कितने अंक लाने पड़ेंगे 47 गुणांक बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में सेपरेट आपको अच्छे से समझाई हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अब मुझे कितने अंक लाने होंगे। जैसे मैंने क्या किया था, अपना गुणांक पहले से एकेडमिक वाला कैलकुलेट करके रख लिया था। जैसे मेरा 33.64 बन रहा था,
तो मैंने अपना पहले से कैलकुलेट करके रख लिया था कि मेरा गुणांक कितना बन रहा है, अब मुझे सुपर टेट में कितने अंक लाने होंगे, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था। तो आप भी ये चीज कैलकुलेट करके रखिए, तो आपके माइंड में ये रहेगा, एक मोटिवेशन पैदा होगा कि मुझे इतने अंक लाने हैं। जब आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे इतने अंक लाने हैं, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। एक मन लगेगा आपकी पढ़ाई में कि मुझे बाकी लोगों से ज्यादा अंक लाने हैं, बिकॉज मुझे फाइनल जो मेरिट है उसमें नाम चाहिए है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, सुपर टेट को पास करना इज नॉट अ बिग डील, आप उसको आराम से पास कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आए। फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद एक और जरूरी होता है जो शायद ही कभी कोई सोच पाए, वो होता है आपका लोकेशन। लोकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको जो है अपनी पसंद की लोकेशन मिलेगी, नहीं तो आप जो है अप डाउन में ही पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अप डाउन करते करते। कई लोगों को 100-100 किलोमीटर दूर स्कूल मिलते हैं, तो आपकी ये नौबत ना आए। इस नौबत के लिए आपको पढ़ाई करनी है और अपने अंक कैलकुलेट करना है कि मुझे इतने अंक लाने हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुपर टेट में कितने अंक लाए जाए। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपको यही कहूंगी कि आपको जो है ना तो 17,000 पे फोकस करना है, ना ही 17,000 प्लस पर कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए। बस आपको अपनी सीट पक्की करनी है। दूसरा मोटिवेशन ये है कि आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए। किसी की एक बुक देखिए कि तुरंत वही बुक लेके आ गए, आपको ये नहीं करना है। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप लोग करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। तो ये था मोटिवेशन में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।